हवेली के अहाते में कदम रखते ही हॉल में मुस्तरबाना अंदाज में टहल रही दीजान जिस बेकरारी से उसकी सिमत लिपकी थी, उन्हें अपने हसार में लेते रगो पैर में दौड़ते शरारे अजलात में तनाव अपने आप ही जाहिर हो गया था। तभी दंदनाते हुए दादी समेत शहबाज, शहराज उस्मानी और दोनों दामाद जफर और कदीर जिलानी दाखिल हुए और दिलावर की फौरन बैठक में पेशी तलब की गई, क्योंकि जान जोखम में डालकर ही सही इखलाक हुसैन अपने मकसद में कामयाब हो गया था। उसे उकसा कर रहा था पाई तक बात पहुंचाने में। इतनी सी देर में झड़प जंगल की आग की तरह गांव समेत पंचायत तक पहुंच चुकी थी, जिस पर दादी के गुस्से का लावा फूटना लाजिम था। सरासीमा दीजान ने ढाल बनना चाहा, पर दादी के तेवर देख दिल महसूस कर रह गईं। जबकि हाकिम सरकार नामी आतिश पिशाच जिस पर फूटना था, वो इत्मीनान से जैकेट का कोना झटकता हुआ अंदर दाखिल हुआ था। बैठक की दहशतज़दा फिजा दादी की जलाली धार से थरा रही थी। सब अपनी अपनी जगह दबक कर यूं बैठे थे कि सांस भी अगर जोर से लिया तो शायद अगली जब्त कर ली जाए, लेकिन वो यूं पश्त पर हाथ बांधे कीमती कालीन के नक्शो निगार को जूते की नोक से खुरच रहा था, जैसे बोरिंग फिल्म की टिकट्स लेकर अब टाइम पास कर रहा हो। सुनाई दे रहा है तुम्हें? आखिर जरूरत ही क्या थी तुम्हें इखलाक हुसैन का रास्ता रोकने की? भड़कते इश्तियाल से दादी की आवाज़ बुरी तरह मुर्तइश थी। उसने पहले मेरी ट्रकों का रास्ता रोका था। उसकी निगाह बेखौफी से एतराज़ में उठी। तो 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 या तो कल मुकर्ररा वक्त पर डिलीवरी नहीं पहुंची और एक अच्छा सौदा मेरे हाथ से निकल जाता, या फिर वन वे सड़क को आधा घेर कर खड़ी इखलाक हुसैन की सड़कों के साइड से गुजरने की कोशिश में कच्ची लकड़ियों से भरी ट्रकें उलट जाती और ड्राइवर समेत उस पर सवार मजदूर की जान पर बनाती। पश्त पर बाजू बांधकर गर्दन को उठाकर उसने एक एक लफ्ज को दांतों तले पीसा था। तो तुम हमें पहले नहीं बता सकते थे, बजाय खुद जाकर टीपू सुल्तान बनने के? बिना मुतासिर हुए चढ़ाई हुई, जिस पर वो कुछ सख्त कहने की कोशिश दबाता लब पेवस्त कर गया। बात कुछ नहीं है बाबा साहब, इसे बस मौका चाहिए अपनी हरीफगिरी झाड़ने का, अपने मुंतकिम अज़ाइम को अंजाम देकर हमारी साख खराब करने का। तनफुर ज़्यादा निगाहों से उसे घूरते शहबाज उस्मानी ने हंकारा भरा, जिस पर अपनी नशिश संभाल रहे दादी ने फहमाइशी नज़रों से उन्हें देखा तो वो निगाह झुका गए, जबकि दिलावर की इस्तेहज़ाया चुपती निगाह अपने बाप पर गई थी, जिनकी नज़रें आज भी झुकी हुई थीं। मैं जा सकता हूँ अगर आपके तकारीर हो गए हो तो? कोफ्त से गर्दन को दाएं बाएं झटका देकर कड़कड़ाते हुए पूछा। कल पंचायत में हाजिर रहना, और इलेक्शन तक हालात नाजुक हैं, अपने हाथ पैरों पर काबू रखो। नरमी से मुबर्रा अंदाज में दादी ने तंबिया किया, जिस पर उसके उठते कदम रुके। मेरे हाथ पैर की गारंटी मुकाबिल की हरकतों से एक्सपायर होती है, आप भी जानते हैं। तुम जानते हो, जानकर तुम्हें उकसाता है। उसे भी मालूम पड़ना चाहिए मुझे उकसाकर वो अपनी ज़िंदगी से खेल रहा है। शाने से नादीदा गर्द साफ करता हटेले अंदाज में कहकर वो यूं शाने बेनियाजी से निकल गया, जैसे इतनी देर तक दादी दीवारों पर गुस्सा निकाल रहे थे। बाबा साहब, ये लड़का हमारे लिए मुश्किल ही खड़ी कर। उसका नाम है एक दिलावर। दादी ने वक्त नागवारियत से टोका। दूसरा, हम सभी जानते हैं इखलाक हुसैन कैसा बदकमाश फितरत का इंसान है। हकीम साहब वाले मामले में नाकामी के बाद से इसने बहुत से ओछे हथकंडे अपनाए हैं, और जब उन सारों पर दिलावर ने कोई रद्द-ए-अमल जाहिर ना किया तो उसके काम को निशाना बनाया, जिसके पीछे वो रात दिन का फ़र्क मिटाकर खुद को झोंक देता है। सारी मालूमात है मेरे पास। माथे पर सोचो तनाव के बल नमूदार किए वो भींचे पर पुरसोच अंदाज में बोले। आपको कैसे पता? अहमकाना सवाल हमें सख्त नापसंद है। माजरत। जफर जिलानी फौरन सटपटाए। बागी है वो, सरकशी उसके लहू में दौड़ती है। 7 आदमी नहीं रखना चाहता हमारे, इसीलिए साया छोड़ दिया हमने उसके पीछे, जो पल पल की खबर देते हैं। उस ट्रक वाले मामले पर हम आज ही मीटिंग से वापसी पर काम करने ही वाले थे कि खैर, कल पंचायत में हिसाब बाग कर लेंगे। सर झटकते वो अपना डंडा थामकर खड़े हुए। इखलाक हुसैन की औंगे बोंगे साजिशों को वो नज़रअंदाज कर रहे थे, क्योंकि इलेक्शन से पहले ऐसी बौखलाहट का दौरा उसे हर बार पड़ता ही था। आते हुए वो बाग के पीछे शहर को जाते हुए सड़क का नज़ारा भी कर आए थे, जहाँ से इखलाक हुसैन का कोई कारोबार नहीं चलता था। महज दिलावर को ट्रिगर करने के लिए उसने तरतीब से 8 से 9 बड़ी बड़ी लारियाँ ऐसे सड़क किनारे खड़ी की थी कि छोटी मोटी गाड़ियाँ तो गुजर सकती थीं, लेकिन बड़ी गाड़ी का गुजर मुश्किल था, और ज़बरदस्ती कोशिश की सूरत में ट्रक के लुढ़क जाने के कभी इम्कान थे। चौंका उस्मानी खानदान
की ले देकर एक ही कमजोरी थी, दिलावर उस्मानी, अकड़ मिजाज सरकश, जिसे लोग कम ही पसंद करते थे, जिस पर लगा कोई भी इल्ज़ाम उसके भी बिना तस्दीक ईमान ले आया जाता था, क्योंकि सफ़े अव्वल में उसके नाम नेहात अपने ही खड़े होते थे। और उसकी कमजोरी थी उसका बाग, गुलिस्तान बहार, जिसने उसे अपने खून पसीने से सेंचा था, जहाँ से जुड़ी छोटी छोटी चीज़ें उसे बेहद अजीज थीं, जिसे इखलाक हुसैन का आमियाना दिमाग अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था, कई मरतबा इस हिमाकत का खमियाजा भुगतने के बावजूद भी। बारान, आखिर तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़के के फड्डों में पड़ने की? उसे आदत है कभी इससे तो कभी उससे सींग लड़ाकर झमेले खड़ा करने की। दीजान के स्टार पर कॉटेज के लिए निकल रहा वो तुआन कराहन वापस आया तो हॉल में दबी आवाज में नाजमा बेगम को बारान पर नाराज होता देख आंखों में दिलचस्पी लिए कदम रोक गया। हाँ बारान, ये सब झमेले तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। तुम बहुत अजीज हो हम सबको, तुम्हारी जान बहुत कीमती है हम सब के लिए। ऐसे ही ऐरे गहरे के पीछे पड़कर खुद को नुकसान मत पहुंचाओ। समरा बेगम मोहब्बत से लबरेज लहजे में दिलावर के लिए नफरत ही नफरत पहना किए निसार गई, जिस पर दिलावर के लबों पर अक्सर जख्म खुर्दा मुस्कुराहट गहरी हुई, जिसे देख दीजान का कलेजा पसीजा था। चलो बच्चे, उसके बाजू को थामते दीजान मुलतजी हुई, साथ अपनी मोहब्बत को कोसा भी, जिससे मजबूर होकर वो इसे यहाँ रहने पर मजबूर करती थी, जहाँ हर कोई उसे घायल करने के लिए लफ्ज़ों लहजे के जहर में बुझे तीर सफाकियत से दागने के लिए तैयार रहता था। रिलैक्स जाने दिलावर, मज़ा आ रहा है मुझे तो। उसने इत्मीनान से उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर अंगूठे से सहलाया, चुपती हुई नजरें दिलचस्पी के साथ वहीं मरकूज थीं। वादा करो मुझसे, आज के बाद तुम उसके किसी मामले में नहीं पड़ोगे। नाज़मा बेगम ने हाथ आगे किया। मासा प्लीज, क्या हो गया है आप लोगों को? बरान जला गया था, उन लोगों ने तो राय का पहाड़ ही बना दिया था। उस लड़के के चक्कर में मैं अपना मिजान खो चुकी हूँ बरान, तुम पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो लड़का बहुत खतरनाक है, उसका साया जिस पर। आधी अधूरी मालूमात के बिना नाज़मा बेगम हज़ियानी हो रही थी। फॉर गॉड सेक मासा, मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता, बट यही वजह है जो मैं यहाँ नहीं आना चाहता था। शदीद वहशत होती है मुझे ये सब देखकर, और दिलावर ने मुझे वहाँ नहीं बुलवाया था इन्वॉल्व होने के लिए, और ना दिलावर की कोई गलती है। उसकी जगह मैं, मिजान या कोई भी XYZ होता तो उसका अपनी वाइफ को बीच में घसीटने पर वही अग्रेसिव रिएक्शन होता। झल्लाए किसी कदर दुख भरे अंदाज में कहता हुआ बिना मजीद एक पल रुके डाइनिंग एरिया की तरफ बढ़ गया। बाकियों के बरक्स पोते की सोच पर मसरूर हुई दीजान ने वाइफ वाले ट्विस्ट पर आंखें सिकुड़ कर उसे देखा, जो निगाह चुराता सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा कि दाजी ने आवाज लगा दी, खाने की मेज पर चलो सब, वहां जा रहे हैं, नेक वक्त आप भी आए। उसे रोकते दाजी ने दीजान को भी इशारा किया। मुझे भूख नहीं है। हर बात पर इख्तलाफ हो जैसे उसकी आदत बन चुकी थी। नेक वक्त, बकिया अल्फाज हज़फ करते दाजी ने दीजान को यूं देखा जैसे कह रहे हो कि अब मैं कुछ कहूँगा तो आप खफा हो जाएंगी। चलो, दीजान उसका बाजू थामते ज़बरदस्ती लेकर गई। जुबान से ना सही लेकिन तासुरात से सभी ने नागवारियत का इजहार किया था। बाकी यंग पार्टी में सिवाय रुखसार के किसी ने नोटिस ही नहीं लिया उसका। बाबू सा, भाभी सा ने दाल की जगह आपके लिए ये बनाया है। दाल की तरफ बढ़ता उसका हाथ मुलाजमा की मुदाखलत पर हैरानगी से ठटका, साथ भवें सुकेड़कर उसने मुलाजमा को देखा। जी, छोटी भाभी सा ने कहा है। डोंगा उसके करीब खिसकाते उसके तेवर देख मुलाजमा ने हलक तर किया। अब घूर क्या रहे हो? ले लो, बीवी ने बनाया है तुम्हारी। दाजी ने बीवी पर जोर डाला। आप ले लें। उसने फौरन डोंगा उठाकर उसकी सिमत बढ़ाया। मैं तो लूंगा ही। दाजी भी फौरन ही थाम गए। बच्ची कितना ख्याल रखती है मेरे दिलावर का। दाजी के बाद कटोरी में दाल निकालकर दिलावर की प्लेट में रखती दीजा निहाल हुई थी। बस आपका बच्चा भी कदर कर ले उस बच्ची की, वरना हवेली वाले हकीम साहब समेत किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। समरा बेगम की आवाज़ इतनी तो ऊंची थी कि सब भी महसूस हो सकें। समरा, खामोशी से खाना खाओ। दाजी का तंबीह लहजा उभरा तो वो सर झुका गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो अपनी जगह बैठी किताब के मुताले में मशगूल थी। मुलायम चेहरे पर वही ठहरे दरिया से सुकून रखसा था, कहीं किसी तनाव या तलखी का शाइबा तक ढूंढने से मफकूद था। आहट पर पलकों की झालर उठी, पतलियां बिल्कुल आईने की तरह साफ थीं। कहीं कोई तासुब या तरदीद का गदला अक्स उन चशम गजाली की चमक को मान करने के लिए ना उभरा था। ताज़ा ताज़ा झड़प पर इल्ज़ाम देती हुई बरहों तमस्कर निगाहें, दबा दबा लहजा तकरीबन सभी ने का उसने देखा था और सुना था।
फिर किस तरह मुमकिन था कि बात उसकी समाज तक ना पहुंची हो? फिर ये इस कदर पुरसकून क्यों है आखिर? वो उलझा उलझा सा वॉशरूम गया। चेंज करके वापस आता अपनी जगह बेड ग्राउंड से टेक लगाकर बैठा। फोन में बिला वजह उंगलियां चलाते कई मरतबा उस पर निगाह गई, लेकिन वहां कोई तगय्युर नहीं था। सुनिए, चिल्लाकर फोन साइड पर रखता वो दराज होने लगा कि मुद्दर पुकार समात में गूंजी। कहिए। वो झट यूं नीम दराज से मुस्तैद होकर बैठा जैसे इसी पुकार का मुंतजिर हो। मुकद्दस उसकी फुर्ती पर सटपटा सी गई। वो हमें आपसे कुछ पूछना था। आ तो नो रिएक्शन, सीधा एक्शन। नॉट बैड हकीम साहिबा। बदगुमानी के कमीने ख्याल ने फौरन जहन को झुंझुनाया। कहिए कहिए, क्या पूछना है आपने? गला खनकार कर वो पूरी तरह मुतवज्जे हुआ। जवाबन उसके चेहरे के उतार चढ़ाव देख रही मुकद्दस कंफ्यूज होती लब चबाती हुई अफराक उलटने लगी कि आया पूछे या जाने दे। पूछ भी चुके हैं। सीधे मुंह कलाम ना करने वाला आज उसके तवक्कुफ लेने पर खफा हो रहा था। वो हम पूछना चाह रहे थे कि मतलब हमें जानना था कि दाल कैसी बनी थी। 2-3 बार रबत तोड़कर उसने बिलाखिर बात मुकम्मल की। तो आप जानना चाह रही हैं कि दाल? व्हाट? दाल? तल्ख सवाल सुनने के लिए बेताब समात में दाल पड़ने पर उसने अपनी जगह उछलकर छुंबे से दीदे फाड़कर अपनी जोजा को देखा, जो बेतुका सवाल दाकर यूं घबराहट से अवराक उलट रही थी जैसे उसे रॉकेट साइंस का फॉर्मूला पूछ लिया हो। वो गुज़श्ता दिनों आप घर होते नहीं थे, जिस वजह से हम आपके जख्मों की देखभाल नहीं कर सके। घर दाल बन रही थी। दीजान ने बताया कि आपको दाल बहुत पसंद है, लेकिन जख्म में दाल खाना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने आलू की दाल बना दी थी। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। चंद साथ उसकी सदमा ज़दा निगाहों के हसार में वैसे ही रहने के बाद वो वजाहतन अनाप शनाप बोलकर खुद खज्जल सी हो गई। जवाबन दिलावर ने तवील सांस फिजा के सपोर्ट करते आके सुकेड़ कर खोजती नज़रों से उसके एक एक नक्श को जांचा कि आखिर कहाँ मोहतरमा वो तलखियाँ, वो इंकशाफात के हैरत अंगेज तासुरात छुपाती है। लेकिन बेसूद। आयना जबी से लेकर गलाफी आंखों तक और वहां से शगरफी लब तक सभी पर मुकाबले का भरपूर इख्तियार था। देखते हैं कब तक। हनकारा भरता और झल्लाकर अपनी जगह दराज हुआ। मुकद्दस उठकर लाइट ऑफ करके अपनी जगह आकर बैठी। उसकी पश देखती उंगलियां चटकाने लगी। वो हमें एक और बात पूछनी थी, अगर आप खफा ना हो तो। हिम्मत मुजम्मा करके उसने फिर आपका अंदाज अपनाया। अपने रिस्क पर पूछें, मेरी कोई गारंटी नहीं है, वैसे ही खासा संकी बंदा हूँ। पिछले तजस्सुस का सत्यानाश मारे जाने पर हिसाब बराबर करते उसने हरी झंडी दिखाई। वो हम अपने अब्बा से मिलने जाना चाहते हैं। उसने झिझक कर मुद्दा रखा। तो चली जाएं। जवाब सेकंड में बेनियासी में लिपटा हुआ आया था। वाकई ले चलेंगे? पुरजोश ऊंची आवाज पर दिलावर की गर्दन हैरत से उसकी सिमत घूमी। उसका लोही खुशी से ताबनाक चेहरा, तारों सी चमकती आंखें देखकर वो लहसे भर के लिए महसूर रह गया। मैं जाकर क्या करूंगा? निगाहों का इर्तकास तोड़े बगैर ही शहर से निकलकर वो लाताल्लुकी का इजहार कर गया, जिस पर नैनों के रोशन दीप पल में तारीक हुए। साथ ही वो संजीदा मुरझाए चेहरे के साथ अपनी जगह करवट टेकर सरता पा चादर में यूं रुपोश हो गई, मानो नाराज हो गई हो। लेकिन बावजूद कोशिश के उसे अपनी गलती कहीं नजर नहीं आई थी। मुझे क्या? बेत नाई की खौल चढ़ाकर वो भी शाने चकाकर पश्त मोड़कर आंखें मूंद गया। लेकिन जहन से सेकंड में अलोही खुशी से चांद को मात देता चेहरा फिर अमावस की रात की तरह तारीक हुई, बुझी बुझी आंखें जैसे चिमट ही गई थीं। सो गई आप? जहर में पड़ी गिरा से आजिज आकर उसने गुत्थी सुलझाने के लिए हौले से आवाज लगाई, लेकिन जवाब नदारत। फिर गर्दन तिरछी करके देखा, दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी, जिस पर एक बेसबब बेकली ने नींद में जाने तक उसे बेचैन रखा। सुनो जाना, मैं बेफिक्र बागी सा लड़का तुम्हारी खामोशी से फिक्रमंद हो जाता हूँ। मेरी बेपरवाह बैरागी फितरत तुम्हारी बेरुखी की परवाह करती है। आप उस नालायक की हरकतों को सोचकर खुद को हल्का नहीं करें। हरकत तो बिलाशुबा अपने जैसे हरीफी की है, लेकिन पसे मंजर को देखते उसे माफी मिल सकती है। पंचायत के लिए निकल रहे दादी ने फिक्र पर छाइयों से जोजा के मुरझाए चेहरे को देखते मखसूस अंदाज में ढाढ़स बंधाई। हाँ लेकिन? कोई लेकिन वेकिन नहीं।
मैं उसकी जगह होता और कोई आपके जैसे अनाप शनाप बात निकालता तो मैं भी उसका चौकट्ठा बिगाड़ने से खुद को रोक नहीं पाता। आपको तो खुश होना चाहिए, कहीं तो वो नालायक मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है। उनके दोनों शानों पर नरम गर्ज बनाते हुए शरारत से बोले तो दीजान झींप सी गई। आपको देर हो रही है, शॉल उठाती वो निगाह झुकाए बोली। मेहरबानी। मोहब्बत पाश निगाहों की हसार में लिए उनके आगे शाने झुकाते दाजी उनके शर्माने की अदा पर कुर्बान गए थे। इस बैग में दवाइयों के साथ स्वेटर भी है, याद से पहन लीजिएगा। शाम होते ही सर्दी बढ़ रही है, लिहाजा लापरवाही नहीं कीजिएगा। काम होते रहेंगे, सेहत ज़रूरी है। बैग उनकी तरफ बढ़ाते हुए नरम लहजे में इस्तहाक लिए बोली। आपका हुक्म कभी ताजवर उस्मानी ने टाला है? सर को ज़रा सा खम देते उन्होंने बैग संभाला। एक और गुजारिश थी। आप हुक्म करती अच्छी लगती हैं, दादी तरंग में बोले, जिस पर दीजान नफ़ी में सर हिलाती लज्जा सी गई थी। काफ़ी साल हो गए हैं इस स्वेटर को, शहर जाएं तो नया ले लीजिएगा। ये तो नामुमकिन है, इसे आपने हमारे लिए अपने हाथों से बनाया है, इसकी जगह नहीं बदल सकती। इसके अलावा कुछ कहें तो सर आंखों पर। उनका वही साबका जवाब था। अल्लाह अल्लाह, शहबाज के अब्बा, सारा रोमांस आज ही झाड़ लेना है आपने। बंदा कान भी बंद करे तो कितनी देर। दर्द से दरवाज़ा खोल रहे वो खीर में नमक की तरह हाजिर था, जिस पर हड़बड़ाई दीजान उसके पीछे बरान को मुस्कुराहट जब्त करता खड़ा देख खफत के मारे सर झुका गई थी, जबकि दाजी का पारा चढ़ गया था। तुम फिर से नाजिल हो गए? जाहिर है अपनी जाने तमन्ना का दिल बहलाने आया हूँ। आप तो दो मीठी बातें चिपका कर चल देते हैं। आंखें मसलता हुआ बेतकल्लुफी से अंदर दाखिल हुआ। इतनी ही फिक्र है तो उनकी गोद में एक परपोता क्यों नहीं डाल देते? दिल बहला रहेगा इनका। बर्जिस्ता अंदाज में इंतहाई जाती वार होने पर जहाँ उसके लब वाह होकर मफहूम अखज़ कर तेजी से पैवस्त हुए, वहीं दीजान बराने दांतों तले लब दबाए उमड़ आई हंसी को दबाया, जबकि वो दादी की खुद पर गड़ी हंस उठाती नजरों से तजब्जुब का शिकार आईने के मुकाबिल जाकर उलझे बालों को दिल जमी से सुलझाने लगा था, जैसे यही इस वक्त अहम है। लेकिन दादी भी दाजी थे, दाम में आए दुश्मन को कैसे छोड़ देते। जवाब नहीं दिया। उसके बराबर आकर काम का चादर दुरुस्त करते उन्होंने तौल दिया। सवाल पसंद नहीं आया मुझे, नखुवत से कहता वो फौरन फ्रेम से दूर हुआ। सवाल किस काफिर ने किया है? मैं तो मुखलिसाना मशवरा दिया है। लुत्फ लेते उन्होंने फिर निशाना लिया। मैं दुश्मनों से मशवरे नहीं लेता। लहजा मोतरिज मगर चिड़चिड़ा सा था। पर दुश्मन की बीवी से झूठी मोहब्बत का दावा करते हो। वो उसके फरार की कोशिश जाहिर करते मुकाबिल इस्तादा हुए। मेरी मोहब्बत झूठी नहीं है। उसका लहजा भींचा। तो साबित करो। चैलेंजिंग नजरें उसके खफतो कोफ से तपे तपे चेहरे पर गाड़े उन्होंने सीने पर इत्मीनान से बाजू बांधा, जैसे उन्हें कोई काम ही ना हो। और जाने दिलावर, आज आपके सरताज को अपनी सल्तनत की सैर पर नहीं जाना। खामखा में मस्करी किए जा रहे हैं। तैश भरे अंदाज में बिल आखिर एक कोने में बरान के साथ खड़ी महसूस हो रही दीजान की बारी आई। अपने लाडले से कहें नेकबख्त, किस्मत अच्छी है जो मुझे एक जगह जाकर फिर पंचायत में शिरकत करनी है, वरना हाकिम सरकार अथरे घोड़े की सवारी और जाल में आया शिकार कभी ऐसे ही नहीं जाने देते। गलत वक्त पर वाइब्रेट हो रहे फ़ोन पर नज़र डालते उन्होंने जिताया, जिसमें कुछ मज़ेदार मौका निकल जाने का मलाल भी था। नवाजिश। वो हंकारा भरता हुआ बेड की सिमत बढ़ गया। ठीक 2 घंटे बाद इसे कहिए सरपंच साहब के डेरे पर एजाज वसूल करने पहुंच जाए। और हाँ नेकबख्त। बैग लेकर दरवाजे की सेंध बढ़े। दाजी के कदम दहलीज पर ठटके, साथ किसी कमीने ख्याल से उनका बारोब चेहरा चमका। आंखों का ऑपरेशन आपका हो चुका है और सर्दियों में बुनाई का आप शौक रखती हैं, तो शहर वापसी पर रंग बिरंगे ऊन और क्रोशिये ले आऊंगा, ताकि इस सर्दी बुनाई से दिल बहलाएं और अगले बरस पहनने वाला आ ही जाएगा। आपके खैर ख्वाह के तफैल। भड़का देने वाले अंदाज में आखिरी मिसाइल नुमा शगुफा छोड़कर वो उसके तासुरात देखते ही ख्वाहिश दबाते बाहर निकल गए। इंशाअल्लाह। दीजान ने सदके दिल से आवाज़ बुलंद मेहर लगाई। मैं सो सकता हूँ आज की तारीख में? उधर बेड पर दराज होता वो झल बुन कर रह गया। जी नहीं सो सकते आप, दीजान का खरा जवाब था। बारान खामोश तमाशाई का किरदार जारी रखता जाकर दीजान के तख्त पर बैठ गया। जल्दी से उठो, तैयार होकर पहले बच्ची को मेके छोड़ो, फिर पंचायत जाओ
और उसके बाद वापसी से हकीम साहब के पास ही जाना है तुम्हें। क्या 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 मतलब हुआ? यके बाद दीगरे फरमान की बारिश पर वो एक जस्त में नशिश छोड़कर दीजान के मुकाबले आया था। जवाबन दीजान बेतकान शुरू हुई। कोई फ़लसफ़ा नहीं सुनाया है मैंने जो तुम्हें अलग से तशरीह पेश करूं। 1 महीने से ज़्यादा हो गया तुम लोगों की रुखसती को और उस बच्ची को अपने मेके वालों से मिले हुए। वो मासूम शर्म लिहाज से कह नहीं रही तो हम भी बेहिस बन जाएं। एक तो मैं झमेलों में उलझकर भूल गई, तुम्हें तो कम से कम एहसास करना चाहिए था आखिर को। एक मिनट, ये सारा मलबा चारों तरफ से आकर मेरे सर क्यों गिरता है? मैंने किसी को बांध कर नहीं रखा हुआ, खामखा मुझ पर बिल नहीं फाड़े। हाथ खड़े करता हुआ बेजारियत से अपने कई सारे मामलात से बरी जिम्मा हुआ था। अब तुम मेरा दिल दुखाने वाली बात कर रहे हो दिलावर। दीजान मुतासिफ हुई। मैंने क्या किया? अब वो जलाया था। दीजान खामोश नजर उस पर डालती तपाई की तरफ बढ़ी। ये थाल लेकर अपने कमरे में जाओ, इसमें तुम्हारे और मुकद्दस के कपड़े हैं। तैयार हो और एक खुशबाश ब्याहता जोड़ा की तरह बच्ची को लेकर उसके मेके जाओ। तपाई पर रखे ताल को उठाने का इशारा करती वो हुक्मी अंदाज में बोली, लेकिन वो स्पॉट तासुरात संग खड़ा तस से मस न हुआ। दिलावर, रिश्ते एहसास से बनते हैं, एहसास से निभाए जाते हैं। मुकद्दस अपने दादा के बेहद करीब है, जिस तरह तुम मेरे करीब हो। कभी एक दिन भी अपने दादा से अलग नहीं रही थी वो शादी से कबल, और तुम्हारे साथ रुखसत होने के बाद 1 महीने से ऊपर हो गया है। उसने उस शफीक हस्ती का चेहरा तक नहीं देखा जिसे देखे बगैर उसका दिन नहीं शुरू होता था। इसे तुम सब्रो ज़ब्त कहो, एसारो कुर्बानी कहो, या औरत के खमीर की लचक जो उसने एक मर्तबा शिकवा तक नहीं लाया ज़ुबान पर। कोताही नहीं बरती अपने फ़राइज़ से। हमारे भी कुछ फ़र्ज़ बनते हैं ना उसकी तरफ। मैंने कल उससे कहा भी था कि तुमसे पूछ ले, शायद वो झिझक के मारे पूछ नहीं सकी। तुम सामने जाकर उसे चलने का कहोगे तो बच्ची खुश हो जाएगी। जाओ मेरे बच्चे। अपने नरम हिलावत से पुर एहसास की हिद्दत से गुदास लहजे में समझाती उन्होंने उसके शाने पर दबाव डाला, तो वो एक नज़र उनके पुरमुनव्वर चेहरे पर डालकर खामोशी से थाल उठाता हुआ कमरे से निकल गया। अल्लाह तुम्हारे जोड़े में बरकत दे बच्चे। उसकी पश देखती शादमानी से मुस्कुराई दीजान हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। तैयार हो जाएं। बेड की पाइती पर थाल रखता हुआ फ़ोन चार्ज पर लगाने के लिए साइड बोर्ड की तरफ बढ़ गया, जिस पर कपड़े तय कर रही मुकद्दस ने एक नाफहमी नज़र उस थाल पर तो दूसरी बोर्ड के पास झुके शख्स की चौड़ी पश्त पर डाली और उस 2 लफ्ज़ी फरमान को जहन में दोहराते वजाहत तलब करे या ना करे कि कश्मकश में गिरफ्तार होकर तयशुदा दुपट्टे को खोलने लगी। ये शख्स नहीं, उसकी ज़िंदगी का सनसनीखेज़ खबर हो गया था। जब भी बात करता था वो बौखला ही जाती थी। मेरे पास वक्त नहीं है, आप ज़रा जल्दी कर सकती हैं। उसे हनूस खड़ा देख उसकी तेवरी चढ़ी। जी वो, लेकिन जाना कहाँ है? वो दीजान ने आपको पहनने के लिए भेजा है। सवाल नज़रअंदाज कर थाल की तरफ इशारा करता हुआ वो कबर्ड की तरफ बढ़ गया। क्या हम कॉटेज वापस जा रहे हैं? एक नज़र थाल पर डालकर वो फिर मुस्तफसिर हुई। नहीं। फिर? आपके अब्बा के पास। क्या वाकई? पुरजोश मामूल से बुलंद आवाज़ पर दिलावर कदरे हैरानगी से मुड़ा। एक मरतबा फिर गोल्डन हिजाब के हाले में बहार दिखाते मनमोहने नकूच का लोही खुशी से ताबनाकियाँ बिखेरता देख साकित हुआ। वो मतलब कब तक चलेंगे? उसकी मुतहयर निगाहों का इर्तिकाज़ महसूस कर खज्जल सी होती वो निगाह झुका गई। जितनी जल्दी आप तैयार हो जाएं। वो शाने चकाता हुआ कपड़े लेकर वॉशरूम में बंद हुआ। कम से कम ये कत्ती तो खैर सुलझ गई थी कि रात मोहतरमा अचानक ही म्यूट मोड पर क्यों गई थी। ये जादू आप किस तरह कर लेती हैं दीजान? बारान वर्ता हैरत में उनके करीब आया। कौन सा जादू भई? यही जो किसी की नहीं सुनता उससे आप सब मनवा लेती हैं। बारान वाकई हैरान था, क्योंकि जिस तरह वो हत्ते से अखड़ा था मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता था। लेकिन दीजान, बच्चे, लोहे को लोहा काटता है, ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन शर्त ये भी तो लाजिम है ना कि लोहे को हिद्दत पहुंचाई जाए, नरम किया जाए। उन्होंने फलसफाना अंदाज अपनाया तो बारान भरपूर अंदाज में मुस्कुराता हुआ उनके बराबर तख्त पर बैठ गया। बातें तो आपसे बहुत सी करने का मन कर रहा है, लेकिन दादी ने पंचायत में हाजिर रहने के लिए कहा है। सो आप बताएं क्या बात करनी थी आपको?
मिज़राब बता रही थी 2-3 दिन से आप ढूंढ रही हैं मुझे। वो मुदब्बिराना मगर उजलत भरे अंदाज में मुद्दे पर आया। बात तो मुझे वाकई तुमसे ज़रूरी करनी थी बारान। दीजान उसे मुतवज्जा देख संजीदा हुई। ऐसी भी क्या बात है दीजान, कोई परेशानी है क्या? उनके चेहरे के उतार चढ़ाव देखकर वो कुछ तशवीश का शिकार हुआ। नहीं, परेशानी वाली तो कोई बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है। वो कज़न मुस्कुराई। अच्छा, फिर बताएं। वो हमतन गोश हुआ, जिस पर तमहीद बांधने के लिए दीजान दरुस्त अल्फाज तलाश करने लगी कि कायल ना सही, कम अज़ कम हर बार की तरह वो सीधा दो लफ्ज़ इनकार ना थमा दे। इतना क्या सोच रही हैं? सोच रही हूँ ऐसे कौन से अल्फाज का इस्तेमाल करूँ कि तुम इनकार ना कर सको। उसके वजिया चेहरे पर पुरसोच निगाहें मरकूज करे वो ख़ास अंदाज में गोया हुई। आप भी जानती हैं इख्तिलाफी राय में मैं हर मौजू पर नहीं रखता दीजान, सिवाय सियासत में शमूलियत और शादी के। वो भी काया था, फौरन गहराई में उतर गया, जिस पर दीजान बेख्तियार खिसियाकर मुस्कुरा दी थी। मसला क्या है आखिर बच्चे, क्यों भागते हो शादी से? माशाल्लाह से अब तो 29 के हो गए हो। इस उम्र में तुम्हारे बाबा साहब 2 शेर जवानों के बाबा साहब बन गए थे, तुम हो के टाल मटोल किए जा रहे हो। कम से कम इनकार की कोई एक ठोस वजह ही बता दो। उसके मुतबस्सम खुबरू चेहरे पर जवाब तलब निगाह मरकूज करके दीजान ने मौके को ज़रा खड़े अंदाज में लिया। क्या ये ठोस वजह काफ़ी नहीं कि आप जैसा कोई दूसरा वजूद निगाहों से नहीं गुजरा? दीजान का हाथ गिरफ्त में लेता वो जान फिशानी से बोला। बारान, सच में दीजान, आप मेरी आइडियल हैं, नरम मुतहम्मिल मिजाज, सुलझी हुई प्यारी प्यारी बातें करने वाली, और ये तो सारा ज़माना जानता है। आप जैसा दूसरा, बल्कि आपका पासिंग भी ढूंढना कितना दुश्वार है। उसने बेचारगी से आंखें पटपटाईं। समझ रही हूँ मैं तुम सब लड़कों की चालाकियाँ, सब यही कर कर टरखा रहे हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूँ 2-3 लड़कियाँ हैं मेरी नज़र में। दीजान मसनूई खफगी से घूरते हुए इत्तलान बोली। 2-3 मतलब 5? इस्लाम में 4 की इजाज़त नहीं? वो भी खैर संजीदा पहलू तही पर अमल पैरा था। बदमाश, मेरे साथ मस्करी कर रहे हो? दीजान ने घुर्री डाली। मेरी मजाल, खैर मैं अभी चलता हूँ। वो उनके पुख्ता इरादे भांपकर बहस को तोल देने से पहले उजलतन खड़ा हुआ। बारान, मैं संजीदा हूँ, दिलावर की हो चुकी तुम्हारी हो जानी चाहिए आप। उसके फरार की कोशिश पर दीजान मजबूती से बोली तो उसके मुतबस्सम नकोश में संजीदगी तेजी से उतरी। माजरत दीजान, लेकिन आप भी जानती हैं मुझे यहाँ का माहौल नहीं पसंद। यहाँ मैं बनना नहीं चाहता, और ना ही मैं दियारे गैर में घर बसाकर आप लोगों को हर्ट कर सकता हूँ। उसने रास्तगोई से अपना कतई इनकार रखा। ये तो कोई बात नहीं हुई, शादी ज़रूरी है ज़िंदगी के लिए। कब तक भागोगे आखिर तुम? दीजान परेशान थे उसके मुकाबिल खड़ी हुई। मैं भी नहीं जानता, मुझे आप सब बेहद अजीज़ हैं, लेकिन मुझे अपनी ज़िंदगी में माँ सा, चच्ची सा या फिर फुप्पो सा जैसे लोगों का कोई किरदार नहीं चाहिए। वो लोग उस रिश्ते से मुझे अजीज़ हैं, लेकिन शख्सियतन जो किरदार इस हवेली में इन लोगों का है वो मेरे असाब पर बहुत गिरा गुजरता है। रास्त अंदाज में ऐसी किसी हस्ती को अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का मेरे लिए सवाल ही नहीं उठता। मैं अदब लिहाज में कुछ नहीं कहता, लेकिन खैर। उसने सर आँख खारिज की। दीजान साकित थी। और इसके अलावा मुझे अंदाज़ा है आपके 2-3 सिलेक्टेड कैंडिडेट कौन हैं, और उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करने के बाद बाकी का रिएक्शन क्या होगा उसका अंदाज़ा आपको भी होगा। तासिर ज़दा मगर 2 टोक अंदाज में वो बहुत सी कड़वी सच्चाइयों का जायका लिए तल्ख मुस्कुराहट लबों पर सजाए कमरे से निकल गया तो दीजान अपनी जगह खड़ी की खड़ी रह गई। बाहर मौजूद कोई सोच भी नहीं सकता था, बज़ाहिर हर मामले से दूर रहने वाला बरान उस्मानी इतनी गहराई से एक एक का तज्जिया करता था, महसूस करता था। राहते जा मेरे लिए सकून का मतलब आपका वो थोड़ा सा वक्त है जो सिर्फ मेरे लिए होता है। नाकाबिले यकीन हादसा तसव्वुर से पड़े इत्तफाकात की मजबूरी शक्ल को एक लफ्ज़ में ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी की ये 2 लफ्ज़ी तशरीह सुनने की हद तक उसने सुन रखा था, लेकिन अमली नमूना देखने की ना ख्वाहिश थी ना जुस्तजू। लेकिन ज़िंदगी आपके ताबे नहीं। इस कवि बयान का सबूत इसके पहलू में पूरे हक से विराजमान स्याह बाय में मलबूस व नाजुक वजूद था। वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि कभी कोई लड़की इस तहाको हैसियत से उसके पहलू में बैठेगी और वो इत्मीनान से सारे काम धंधे छोड़ छाड़ कर उसे मेके लेकर जाएगा। गाहे बगाहे भीनी भीनी खुशबू से मुअत्तर पहलू में स्पॉट निगाह डालता वो खुद से महवे जंग था।
दूसरी जानिब मुकद्दस की हालत इसके बिल्कुल बेरक्स थी। इतने दिनों बाद हाजी हकीम से मिलने की खुशी उसे संभाले नहीं संभल रही थी, लेकिन ये रास्ता था कि जैसे कट ही नहीं रहा था। बेचैनी की कैफियत में लब कुचलती हुई कीमती नगीने जड़ी अंगूठियों से मुज़य्यन उंगलियों को चटखाते उसकी निकाब से झांकती झुकी निगाहें बार बार अपनी गली को देखने के लिए बेतावाना उठ रही थीं, और उस हरकत से कलाई में सही चूड़ियाँ शोर मचाती बेतरह दूसरे फरीक को मुतवज्जा कर रही थीं, जिससे वो अनजान थी, जो दीजान के इसरार पर उसने पहने थे। दिलावर ने तो खैर सिर्फ चूड़ियों को देखा था, बाकी दीजान ने तकरीबन सभी उसे पहना दिया था। पहली बार मेके जा रही हो कि धौंस डालकर। अल्लाह अल्लाह करके रास्ता तमाम हुआ और गाड़ी की ब्रेक हाजी हकीम की रिहाइश के आगे चिड़चिड़ाई। आप नहीं आएंगे? फरते जज्बात से मगलूब वो बाया समेटती फुर्ती से नीचे उतर कर मुड़ी, कि फिर ख्याल आने पर खज्जल सी होकर मुड़ी। मुझे लगा मेरा काम यहीं तक है। नकाब से झांकती कजरारी आंखों में झांकते वो उसकी फुर्ती पर ठंडा सा तंज कर गया। वो अब ऐसा भी नहीं है, हम तो बस। उससे पलकें चुकाई। हरकत तो गैर इखलाकी थी, लेकिन जज्बात का क्या, जो अपनी खुशियों के गहवारे को इतने दिनों बाद देखकर बेइख्तियार हो गए थे। रहमत, ये आप हैं? दफतन दाएं जानिब से मस्जिद से जोहर की नमाज अदा करके आ रहे हाजी हकीम की निगाह उस पर पड़ी तो वो बेयकीनी की कैफियत में तेज़ कदमों बाहें फैलाए हुए बेताबाना करीब पहुंचे। अब्बा! वो फौरन बिछड़े मासूम बच्चे की तरह उनकी खुली बाहों में समाई तो उन्होंने झट उसकी पेशानी पर अपना मोहरे शफकत सब्त करते बाहों का घेरा डाल दिया। दोनों आबदीदा होकर यूं इर्द गिर्द से बेगाना हो गए थे जैसे एक महीना नहीं सदियों के बाद मिल रहे हों। इस गैर मुतवक्के जज्बाती मंजर से महसूस होकर कंफ्यूज दिलावर पेशानी से लाने लगा, क्योंकि अजीज हस्ती की जुदाई का एक लम्हा भी सदियों पर मुहित होता है। अभी ये जानने के लिए दिलावर उस्मानी को वक्त तो इम्तिहान दरकार था। माजरत बच्चे, आए, आप अंदर आए ना। उस पर निगाह जाते ही हकीम साहब शर्मिंदा से हुए। जी नहीं, आप किसी को बुलवा लें, दीजान ने कुछ सामान भेजा है। मुअद्दिब अंदाज अपनाते उसने पिछली सीट की तरफ इशारा किया। उस सब की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप अंदर आएं। वो बड़े मान से कहती हुई उसकी जानिब आए तो वो मुश्किल में पड़ा था। वो दरअसल मुझे पंचायत में शिरकत के लिए जाना है दादी के साथ, और ये सब दीजान ने बड़े खलूस से भेजा है, और आप सबको सलाम भी कहा है। बड़ी दिक्कत से मुअद्दिब लहजा अपनाता हुआ वो बोला तो हाजी हकीम इसरार तर्क करके अंदर की सिमत बढ़े। उनके पीछे कदम उठाती मुकद्दस कुछ सोचकर रुकी थी। कल वाले मामले के लिए पंचायत तलब की गई है। उसके एकदम गैर मुतवक्के सवाल पर वो चौंका। अल्लाह खैर करेगा, जवाब का इंतजार किए बगैर खलूस व सदके दिल से कहती वो अंदर बढ़ गई। पीछे बहरे हैरत में गौताजन वो खड़ा का खड़ा रह गया, जैसे वो कोई जादुई मंत्र फूंक गई हो। चौंका मामला नामवर लोगों की आपसी झड़प का था, लिहाजा खास पंचायत सरपंच साहब के डेरे पर बैठी थी। खुद दादी उस पंचायत के अहम रकुन थे, लेकिन इखलाक हुसैन की फजूल के वावेले से इज्तनाब के लिए वो अपनी खास नशिस्त के बजाय अलग सोफे पर अपने मखसूस अंदाज में पश्च से टेक लगाकर डंडे पर मजबूत गिरफ्त जमाकर रोबो दबदबे के साथ बैठे थे। सरपंच के इशारे पर कार्रवाई शुरू हुई। इखलाक हुसैन के साजिशी दिमागो जुबान की हस्बे तवक्को लाजवाल जुगड़ जोड़ी शुरू हो गई। निहायत होशियारी से अपने गार्ड्स के अलावा उसने 4 गांव के किसान को भी बतौर चश्मे दीद गवाह न जाने कहां से पैदा करके पेश कर दिया था, जबकि कब्रिस्तान वाली वो सड़क आमतौर पर वीरान ही रहती थी। जवाब में दाजी की बदतरीन डंडे पर गिरफ्त सख्त से सख्तर होती जा रही थी, लेकिन चेहरे के तासुरात मुकाबले को आग लगा देने के लिए बिल्कुल पुरसकून थे। जो जिता रहा था, तुम कुछ भी भौंक लो, उधर जरा फर्क नहीं पड़ता। दाजी के सोफे के करीब पस पर हाथ बांधे खड़ा दिलावर का भी यही आलम था। ना कोई घबराहट, ना ही तरदीद में अचानक से मुश्तिल होकर कूद पड़ने की जल्दी। संगी मुजस्मे की तरह खड़ा वो फूंफा कर रहे इखलाक हुसैन को शिकारी चीते जैसी सुर्ख निगाहों से बस घूर रहा था, जैसे कह रहा हो, जितना फड़फड़ाना है फड़फड़ाओ, एक झपट्टा और काम तमाम। दूसरी तरफ का मामला बिल्कुल ठंडा देख वो तुर्क का इक्का के तौर पर एक मरतबा फिर गैर वाज़ेह अंदाज में वही जिक्र छेड़ने लगा कि दाजी की हिदायत से बंदे दिलावर के जब्त का बंद टूटा। अभी भी मेरे हाथ बंधे हुए नहीं है इखलाक हुसैन। मर्द हो, मर्दों की तरह मर्दों से बात करो, ना मर्दों की तरह औरतों को बीच में घसीटोगे तो।
पश्त पर बंदे एक हाथ को दूसरे से रोकता जब्त से जुमला अधूरा छोड़कर जैसे कहरबार निगाह से उसने इखलाक हुसैन पर डाली। वो दुम पर लात पड़े सांप की तरह बिलबिला उठा। देख देख रहे हैं सरपंच साहब, भरी पंचायत में छटांग भरकर लड़का धमकी दे रहा है, देख रहे हैं ना आप। वावेला मचाता आदत के मुताबिक वो शुरू हो चुका था। दिलावर, पंचायत है ये। दादी का लिहाज लहजा तंबीहा था। पंचायत का लिहाज है, इसीलिए धमकी पर इत्तेफाक कर रहा हूं, मगर आखिरी एक बार फिर उसने अगर उनका जिक्र छेड़ा तो क्या कर लोगे? तरबूज के बीज की तरह उछलकर वो दंदनाता हुआ शेर के मुंह को आया। जुबान छोड़ दूंगा, जबड़े उखाड़ लूंगा। बसम करते अल्फाज पर अमल आवरी के लिए उसका फौलादी हाथ तेजी से बढ़ा कि दादी की बिजली की तेजी से हरकत में आए। दिलावर, मैंने कहा था ना काबू में रहना। दादी दबे लहजे में गुर्राए। और मैंने भी आपसे कहा था अगर दोबारा उसने वही हरकत दोहराई तो मैं उसके शुरियानों में लहू की जगह शरारे दौड़ने लगे थे। दूसरी तरफ इखलाक हुसैन का बल पर बल खा रहा था। दादी ने सरपंच को इशारा करके दिलावर को वहां से बाहर भेजा। दूसरी तरफ के पंच के अराकीन ने इखलाक हुसैन को शांत किया। मैं चाहता तो अटेम्प्ट टू मर्डर केस लेकर पुलिस में जा सकता था, लेकिन पंच और हमारे बीच एक मुआहदा हुआ है, ये मैंने उस संगीन सूरत हाल में भी याद रखा। गले में बंधे पट्टे को सराहता वह खुशनुनियत से बोला। इसलिए मैं पंच से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी इस मुआहदे का ख्याल रखे ताकि आइंदा भी हमारे गांव का माहौल साजगार रहे, वरना बंदूक में बारूद की पश्त पर बंदों की कमी हमें भी नहीं है। सोफे की हत्ती पर पंजा मारता वो नखुवत से अपनी जगह बैठा। उसकी भड़कीली धमकी पर दादी छोटे बच्चे की बचकानी बात पर मुस्कुराने के अंदाज में मुस्कुराए। आप क्या कहेंगे हाकिम सरकार इस पर? सरपंच साहब दादी की तरफ मुतवज्जे हुए। कुछ भी कहने से कबल मैं इखलाक हुसैन की जुबानी सुनना चाहूंगा कि दिलावर ने उनकी यह दुर्गत क्यों की। मतलब? दादी के जताते अंदाज पर वो उखड़ा था। मतलब ये कि ऐसा क्या किया या कहा तुमने जो वो यकदम तुम पर से हमलावर हो गया? दादी ने तहम्मुल से सवाल को वाज़ेह किया, जिस पर इखलाक हुसैन दाढ़ी खुजाते शराबी अंदाज में टांग जलाने लगा। हम मुंतजिर हैं, जहन पर जोर डालो, याद आ जाएगा। दादी का ठहरा लहजा वैसे ही ठठरा देने वाली ठंडक लिए होता था। खैर, पहले क्या हुआ उस पर हम बाद में आते हैं। बाद में जो हुआ उसकी वजह ही जब इखलाक हुसैन को याद नहीं तो किस बिना पर पंचायत किस नतीजे पर पहुंचेगी? दादी ने तादीदी निगाह इखलाक हुसैन पर गाड़े शाने अचकाए। क्यों नहीं नतीजा निकलता? पहलू बदलते वो फनकारा। सरपंच साहब, मुदबराना दरख्वास्त समझें, इन्हें याद ही नहीं है कि। ऐसे कैसे याद नहीं है? मैंने सिर्फ हाजी हकीम की पोती का नाम लिया था, इसमें ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी थी जो ये। बात को रफा दफा होता देख तैश के आलम में जुबान फिसली तो चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सुन लिया आप लोगों ने? दादी की गरजदार आवाज़ गूंजी। मेरे पोते ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। एक गैरतमंद मर्द को बात जब घर की औरत पर आ जाए तो फिर यही करना चाहिए। डंडा जमीन पर मारकर क्रोफर्ड से गर्दन अकड़ाते उनके जलाल से फिजा सहमी। ये आप बढ़ावा दे रहे हैं उसे। इखलाक हुसैन एहतजाज में एक मरतबा फिर उठा। ये मेरे पोते की शराफत और गैरत है जो उसने मामला दर्ज नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी का नाम हर तीसरे की जुबान पर आए। लेकिन तुम्हें पंच के मुआहदे के साथ ये याद रखना चाहिए कि औरतों पर सियासत नहीं होती यहाँ। लेकिन तुम भी क्या करोगे, ये तो तुम्हारा खानदानी वतीरा है। हाकिम सरकार, आवाज नीचे रखो। इखलाक हुसैन। दादी धाड़ के साथ डंडा मारकर खड़े हुए तो इखलाक हुसैन बेसाख्ता एक कदम पीछे हुआ। मैं, पंच और दोनों अपने दोनों के वक्त के बराबर इज्जत। बाकी दिलावर ने इनकी गाड़ी क्यों रोकी, ये सारी तफसील हमारी तरफ से आपको मुनीम जी देंगे। दरअसल मुझे एक ज़रूरी काम से शहर जाना है, अगर पंच इजाज़त दे तो। बिचौताप खा रही इखलाक हुसैन से निगाह हटाते वो सरपंच साहब की तरफ मुअद्दबाना मुड़े तो उन्होंने सर को इस बात में हिलाया, क्योंकि इखलाक हुसैन ने औरत को घसीटकर पंचायत के एक सख्त कानून की खिलाफ वर्जी की थी, लिहाजा वो उन्हें रोक भी नहीं सकते थे। बंदूक में बारूद, पश्त पर बंदों की कमी हमें भी नहीं है इखलाक हुसैन। दोबारा ये हिमाकत मत करना, वरना बंदा या बंदूक क्या खुद मैं भी शायद उसे ना रोक पाऊं।
पलटकर थर्राते अंदाज में वार्न करते हुए मुस्तहकम कदम उठाते बाहर निकल गए। पीछे इखलाक हुसैन जख्म खाए नाक की तरह पहलू पर पहलू बदलने लगा। अव्वल तो उसे यही तवक्का थी कि पंचायत में दाजी खुद शिरकत नहीं करेंगे, क्योंकि इसके इत्तला के मुताबिक उन्हें आज जरूरी काम था। दाजी के अलावा जो भी शामिल होता उसे अपनी बातों में लपेटना उसके दाएं हाथ का खेल था। पहला धचका दाजी की आमद से लगा। दूसरा, उसका असल मकसद किसी भी तरह दिलावर का वो जनूनी रूप पंचायत के सामने लाकर हमदर्दी बटोरने का था, जिसके लिए उसने बड़े शातराना अंदाज में दबे अल्फाज की चिंगारी लगाई थी और मुतवक्के तौर पर वो हत्थे से उखड़ा भी था। लेकिन उसे बाहर भेजने और दाजी के बात को घुमाकर उसके मुंह से असल बात उगलवाने से सारी बाजी ही उलट गई थी। वरना दिलावर का तैश देखकर उसका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था कि ताजुर उस्मानी का पोता कभी भी अपनी जुबानी अपनी बीवी का जिक्र पंच के सामने नहीं रखेगा। लेकिन उसका अंदाजा अपने मुतल्लिक गलत निकल आया था। नतीजतन अपने दाम में सयाद आ गया। गांव में किसी लड़की की शादी थी जिसमें शिरकत के लिए दीजान को काफी इस्तार किया गया। दाजी किसी वजह से शामिल नहीं हो पा रहे थे तो दीजान ने हामी भर ली थी, जिस पर लड़कियों ने भी साथ चलने की ख्वाहिश जाहिर की तो वो इनकार न कर सकी। 7 बजे उन लोगों को तैयार होकर निकलना था, लेकिन वो सारी मिलाल के पीछे पड़ी थी, जिसका मुबहिम जवाब एड़ी चोटी का जोर लगाने के बावजूद नहीं बदला था, जिस पर एहतजाज में सारी लड़कियां हॉल में आकर बैठ गईं। तुम भी जाती हो, हम लोगों का कितना दिल है। अगर तुम नहीं माने और हम नहीं गए तो तुम हमारे अरमानों की कातला कहलाओगी मिराल साहब। मीना कुमारी के अंदाज में उल्टा हाथ माथे पर रखती मिजराब ने दुहाई दी थी। सिर्फ 1 घंटा है बचा है तुम लोगों के पास। असर लिए बगैर उसने वक्त की तरफ तवज्जो दिलाई तो सारों का मुश्तरका एहतजाज का शोर उठा। अरे ये कैसा शोर है ये, और अभी तुम लोग तैयार क्यों नहीं हुए? शोर की आवाज सुनकर बरामद हुई समरा उस्मानी उनके उलझे-जुल हुलिये को देखकर तेवरी चढ़ा गई। वो मासा हम जल्दी जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने जुमला कत्ता करते घिरका। मिराल ध्यान बढ़ते ही कॉफी के काली मग उठाती निकल गई थी। अरे अब जा क्यों नहीं रहे हो? वो हम लोग मिराल को तैयार कर रहे हैं। दिमाग खराब हो गया है तुम लोगों का? मिसराब की बात मुकम्मल भी नहीं हुई थी कि समरा उस्मानी बिगड़ी, जिस पर नीलम और नुसरत तो सहम गई, लेकिन मिसराब के तेवर बिगड़ गए। इसमें दिमाग खराब होने जैसा क्या है फुप्पो सा? शादी पर हम सभी लड़कियां जा रहे हैं, तुम सभी लड़कियों में, और उसमें फर्क है। और फिर वो शादी ब्याह वाले घर में जाकर करेगी क्या? उनके तेवर मिसराब के अंदाज से मजीद खराब हुए। वो ही करेगी जो हम सब करेंगे, और हम में और उसमें क्या फर्क है? मिसराब का खून उबला था। फजूल बहस नहीं करो, तुम जाकर तैयार हो जाओ। उन्होंने तुर्श नजर डालते हंकारा भरा। नहीं, मुझे जानना है मिराल क्यों नहीं जा सकती? मिसराब बेखौफी से अड़ गई थी। नहीं जा सकती मतलब नहीं जा सकती, बात खत्म। क्यों नहीं जा सकती फुप्पो सा? इन्हें नहीं तो मुझे ही बता दें, मैं भी क्यूरियस हूं। न जाने कहां से निकलकर बरान सवाल करता हुआ मंजर पर आया। अरे बरान बेटा, आप कब आए? नुजरत नीलम, खड़ी क्या हो, पानी लेकर आओ। सेकंड की साजिश में सुलगते लहजे को शहद लगाकर कहते न कुव्वत ज़्यादा तासुरात को गुले गुलजार किया। इसकी जरूरत नहीं है। बरान ने हाथ उठाकर किचन की तरफ बढ़े ही दोनों को मना किया। ऐसे कैसे इलेक्शन की ख्वारी उठाकर आ रहे हो? ये कम ऐसा आपने छोड़ने वाला काम है, हड्डियां तक दुख जाती हैं। तुम ठहरो, मैं कुछ लेकर आती हूँ। बरान के तासुरात से गड़बड़ाई वो मौजू बदलने के लिए खुद ही किचन की सिमत बढ़ने लगी थी कि इसकी जरूरत नहीं, मैं फ्रेश होकर कुछ खा लूंगा। वो वापस टोक गया। फ्रेश होने से पहले यकीनन भाई साहब अपने सवाल का जवाब चाहेंगे। क्यूरोसिटी कोई अच्छी चीज थोड़ी है। सिलसिला कलाम को वापस जोड़ते मिसराब ने सीने पर बाजू बांधे तो सिमरा बेगम बल खाकर रह गई। हाँ बताएं जरा। बरान भी वापस से हमातन गोश हुआ। किन बातों में पड़ गए हो बच्चे? तुम लोग जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, देर हो जाएगी वरना। कगियाते हुए समरा बेगम ने खुशमगीन निगाहों से तीनों को घूरा। नुजरत नीलम तो सर हिलाती हुई फौरन मंदिर से काफूर की तरह गायब हो गई, लेकिन मिजराब अपनी जगह टिकी हुई थी। अरे तुम क्या खड़ी हो, तुम भी जाओ। थानेदारी की तरह डट कर खड़ी मिजराब उन्हें गले में अटकी हड्डी से कम नहीं लग रही थी। नहीं फुप्पो सा, आप शायद जानती नहीं, एक मर्तबा मेरे दिमाग में तजस्सुस का कीड़ा घुस जाए तो फिर मुनासिब व तसल्ली बख्श जवाब मिलने तक बुलाता रहता है। सो आज मुझे जानना ही है, आखिर मिराल में और हम में क्या फ़र्क है? उम्र भी लगभग हमारी ही हम उम्र है, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल का फ़र्क होगा। फिर आप सब क्यों कहती रहती हैं कि वो अलग है हमसे? कदमों की चाप को ठोस लहजे की धाक से दबाती हुई वो समरा उस्मानिया के मुकाबले आई, जो बरान को पूरी तरह मुतवज्जा देख
बमुश्किल लबों को खींचते हुए मुस्कुराने की तगोदो में लगी थी, वरना छटाक भर की लड़की की मुंह जोर जुर्रत पर उनके अंदर इश्तियाल अंगेज मादा धुआं की तरह बढ़ता जा रहा था। मिज़राब, ये क्या बदतमीजी है और क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? नाज़मा बेगम ने आते ही बेटी को सरजनिशी अंदाज में घिरका। बारान अपनी जगह हाथ बांधे हस्बे आदत खामोशी से सबके तासुरात देख रहा था। मैंने क्या किया है मासा? सवाल ही तो किया है, और सवाल करना कब से बदतमीजी के जुमरे में शामिल होने लगा? वो उसी बेखौफी से माँ की तरफ बनावटी मुतअज्जिब सवाल लिए मुड़ी। सवाल करने का एक तरीका होता है। खामोश बारात पर एक नजर डालते हुए दबे अंदाज में बेटी को बास आने का अंदाजा दिया। वो कतई भी वरान के सामने इन चीजों को जेर बहस नहीं लाना चाहती थी। तरीके से ही सवाल किया है मैंने भी, और हमेशा ही यहाँ सवाल के जवाब में सरजनिशी क्यों मिलती है, मेरी समझ में नहीं आती। आखिर ऐसा क्यों है? वो हमारी हम उम्र होकर हम जैसी जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकती? क्यों उसके लिए हर वो चीज शजरे ममनुआ है जो बाकी सबके लिए आम सी बात है? उसको अगर रंगदार कपड़े पहनने के लिए कह दो तो वो यूं दहल कर हाथ खींच लेती है, गोया फौजदारी में जुर्म में मुलविस होने के लिए कह दिया हो, खुदा ना खास्ता। जिस पर बजाय उसे समझाने के उस समय तो आप सब कहती हैं वो हम जैसी नहीं है। खुशबू लगाना, ज्वेलरी पहनना, कहीं आने जाने के हर मामले में उसके मुतल्लिक यही जवाब होता है कि वो हम जैसी नहीं। क्यों? उसके सर पर सींग है या वो इंसान ही नहीं है? वो पागल लड़की भी दिन ब दिन मिट्टी का माधु बनती जा रही है। ना जज्बात, ना एहसासात, ना एहतजाज, गोया जिंदा लाश हो। और आप लोग कहते हैं कि शिद्दत जज्बात से उसका भट्टी की तरह तपतपाता लहजा बतदरीज तलखो तंत किसी नंगी तलवार की तरह काटदार होता जा रहा था। जब जब्त से सुन रही नाज़मा बेगम की बस हुई थी। मिज़राब, बस कर जाओ। नाज़मा बेगम हलक के बल चीखी थी। क्यों मासा? जवाबन उससे सुर्खों सफेद सपाट चेहरा से लगती बेखौफ निगाहें माँ की जानिब उठाई थीं, जिस पर अंदर बाहर से भड़बड़ जल समरा बेगम ने मुठियां भींचते भसम नजर उस पर डाली। नाज़मा बेगम भी कहरबार निगाहों से उसकी जुर्रत को खराज पेश कर रही थी, जबकि बारान पैंट की जेबों में हाथ अड़से माथे पर चंद एक लकीर नमूदार किए पूरे माहौल पर निगाह दौड़ा रहा था। उसकी बेसर मगर गहरी निगाहों से अंदाजा लगाना मुश्किल था आया उसके दिमाग में चल क्या रहा है। अंदर जाओ मिज़राब, फौरन। जब से मुठियां भींचकर तवील सांस अंदर खींचते नाज़मा बेगम ने दरिश्तगी से अंदर की जानिब इशारा किया। कम अज कम आज नहीं मासा। वो डटकर खड़ी हो गई थी। बात जब बारात के मुकाबिल खुल गई थी, ऐसे में कतई वो सुनहरा मौका कमजोर पर या किसी रोप में आकर नहीं गंवाना चाहती थी। मिज़राब, मैंने कहा अंदर जाओ, और मैंने कहा मुझे अपने क्यों का जवाब चाहिए। चटाख, क्योंकि वो एक बेवा है। कतई गैर मुतवक्के तौर पर नाज़मा बेगम ने दरमियानी फासला समेटा था और थप्पड़ की सन्नाटेदार आवाज हवेली के तमाम मैदानों से गूंजकर हर सू सन्नाटा फैलाती चली गई। मासा, क्या कर रही हैं आप? बारान चौक की कैफियत में बहन तक पहुंचा। क्या कर लिया लड़की तुमने? किचन दहलीज पर दिल पर हाथ रखे खड़ी मिराल ढह जाने को थी। कब हल्की फुल्की गुफ्तगू बहस की शक्ल इख्तियार कर उस कदर संगीन हो गई, हवास भागता खड़ी मिराल की समझ ही नहीं आया था। लेकिन अब उस लड़की को थप्पड़ खाकर भी बेखौफी से खड़ा देख उसका दिल खून के आंसू रो रहा था। बाकी सब भी अपने अपने रूम से बाहर निकल आए थे, जहां सब शौक थे। नाज़मा बेगम के इक़्तिदाम पर वहीं रुखसार के लबों पर बड़ी मकरूम मुस्कुराहट खेल रही थी। दिन ब दिन हद से ज्यादा बदतमीज होती जा रही है ये। उसे हनूस पत्थर की सील की तरह जमा खड़ा देख नाज़मा बेगम का इश्तियाल सवा नेज़े पर पहुंचा था। पर ये कौन सा तरीका है बदतमीज बच्चे को तमीज सिखाने का? बहन को साथ लगाते उसके ठहरे लहजे में सर्द मेहरी और नागवारियत की आमेजिश आसानी महसूस की जा सकती थी। बारान बेटा, वो तो प्लीज फुप्पो सा। उसने फौरन हाथ बुलंद कर उन्हें रोका। मैं आप लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, बेहद अजीज हैं आप लोग मुझे, इसलिए भी मैं किसी मामले में इन्वॉल्व नहीं होता। लेकिन इसका हरगिज भी ये मतलब नहीं कि मैं अंधा या बहरा हूँ। जो कुछ मुझे सुनाई या दिखाई नहीं दे रहा। जस्ट फर्क इतना है कि मिज़राब ने ओपनली कहा है और मैं। जुमला अधूरा छोड़ते उसने गुस्से से हाँप रही माँ और दम साधे खड़ी फुप्पो को देखकर सर झटका। एंड आई एम सॉरी, लेकिन वेल एजुकेटेड फैमिली में ऐसी दकियानूसी सोच को परवान चढ़ता देख मैं कैसा फील कर रहा हूँ मैं वो बयान भी नहीं कर सकता। उसका तासुब से भारी लहजा ऐसे मायूसी लिया था कि नाज़मा बेगम ने तड़प कर उसके खूबरू चेहरे की जानिब निगाह उठाई, जहां मायूसी और बेजारियत की गहरी छाप थी। कोई दकियानूसी सोच नहीं है बेटा, बेवा को मजहब से सादगी का हुक्म है। ज़हरा बेगम बात संभालने को बीच में आई। अच्छा, उसने मजनूई चौकन्ने के अंदाज में तिरछी निगाह ज़हरा बेगम पर डाली।
मैं मजहब के मुतालिक ज़्यादा बारीकी से मालूमात रखने का दावा तो नहीं करता बड़ी फुप्पो सा, लेकिन सादगी का हुक्म मजहब हम सभी को देता है। ये बात एक छोटा बच्चा भी जानता होगा। फिर इम्तियाजी तौर पर एक ही शख्स पर अजीबो गरीब कानून लागू करने का मकसद और मजहब का हवाला देना मेरी नज़र में कम अज़ कम मजहब की तौहीन है। मखसूस ठहरे हमवार मगर बहुत कुछ जिता देने वाला अंदाज में कहकर वो मिज़राब के शानी पर बाजू फैलाए एक सिमत बढ़ गया तो पीछे तीनों अपनी अपनी जगह साकित से रह गई। हर मामले से कोसों दूर रहने वाला बरान उस्मानी का इस कदर साफ गोई से इतना भी कह देना किसी एहतजाजी मुहिम से कम ना था। तीनों बेगम समेत बकिया तमाम तमाशाई पर जैसे सख्ता सा तारी हो गया था। आपको माँ सा को प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, आइस वैक्स और गाल से लगाए बेफिक्र बैठी बहन को देखते बारान ने कहा, जिसके नरम गाल पर 3 उंगलियों के सुर्ख निशान वाजे थे। जरूरी था भाई साहब, मुझे वापसी के लिए फोर्स करने का यही रीजन था ना? तवक्कुफ से उसके तासुरात जानते बारान ने गहरे अंदाज में पूछा। जवाबन वो बिना कुछ कहे खामोश निगाहों से उसके संजीदा चेहरे को देखने लगी। वो यहाँ कब गई और वो यहाँ क्यों रह रही है? मिजान के बाद जब तक मैं हवेली में था उन्हें यहाँ लाने की कोई बात नहीं हुई थी। फिर दबेस होती खामोशी की चादर बारान के कदरे उलझे सवाल ने चाक किया, जिस पर मिज़राब का गाल सेक रहा हाथ ठटक कर रुका था। शायद वो इस सवाल की तवक्को नहीं कर रही थी। मिज़राब, मेरी बच्ची। वो जहन में मुनासिब अल्फाज का चुनाव करते तरतीब ही दे रही थी कि परेशान दीजान तेजी से कमरे में दाखिल हुई। साथ बारान का फोन वाइब्रेट होने लगा। एक नजर बहन तो दूसरी फोन पर डालता वो लब भींचता हुआ कमरे से निकल गया। क्या जरूरत थी तुम्हें बारान के सामने ऑल फॉल बोलने की? बारान के मंदिर से गायब होते ही दीजान ने तासिफ से उसे आड़े हाथों लिया। दीजान, आपको भी लगता है मैं गलत हूं? उसने शाकी नजरों से उन्हें देखते पूछा। गलत नहीं हो तो पूरी तरह सही भी नहीं हो। उसकी खफकी के पेश नजर दीजान ने रसानियत से मौके की मुनासबत समझानी चाहिए। माजरत, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता दीजान। यहाँ हर किसी को अपने अपने मफाद की पड़ी हुई है और अपने फायदे के लिए कोई किसी को भी बलिया चढ़ाने के लिए तैयार है, लेकिन मिराल को मैं सियासत का भुगतान भरने नहीं दूंगी। आइस बैग एक तरफ रखती हुए 2 टोक अंदाज में बोली। तबस्सुम मामी साहब बुरी हैं, कम अज कम सब सामने से हैं। औरों की तरह वो लोगों की जिंदगी जबरन नहीं कर रही और ना ही। मिज़राब, क्या ऑल फॉल बोल रही हो बच्चे? कौन किसकी जिंदगी अजीरन कर रहा है? उसके काटदार बेखौफ अंदाज पर दीजा ने टहलकर टोका। हवेली वाले, और कौन? बेबुनियाद इल्जाम मत लगाओ। बरसों से बेवाओं की जिंदगी गुजारने का यही तरीका रहा है। किसी के लिए नए कानून नहीं बने हैं यहाँ पर। दीजान का अंदाज सख्ती से मोए सरजनिशी था। ये आप कह रही हैं दीजान? मतलब आपको मिराल को जिंदा लाश की तरह बेरंग लिबास, बेनूर आंखें, बेरौनक मुस्कुराहट, बेरंग जिंदगी जीता सॉरी काटता हुआ देखकर कोई दुख किसी किस्म का मलाल नहीं होता, बल्कि एक जीती जागती लड़की जिसने अभी जिंदगी को सही से जाना भी नहीं था, जिसका भी रंग बिरंगे मौसमों से तारुफ भी नहीं हुआ था, उसे मौसम खजा की नजर देख मुतमिन है आप? गहरे दुखों तासुफ की छाप ली उसका लहजा कलेजा चीरता हुआ था। आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तड़प उठी दीजान का कलेजा छिलने हुआ था। बुढ़ी आंखों में यकायक समंदर अमड़ आया था। फिर आप कुछ करती क्यों नहीं है दीजान? आप भी जानती हो बेजर सी लड़की सबकी मुस्तहिक नहीं है। उसने पुरउम्मीद अंदाज में दीजान के दोनों हाथ गिरफ्त में लिए। आप भी जानती हैं हवेली के कुछ मकीनों के उससे मुतनफर होने के तो कुछ के उसके मेहरबान होने के पीछे अपने अपने मुहर्रिक रहे हैं। मासा उसे हवेली लेकर आई अपनी भांजी नहीं बहू बनाकर, बल्कि अपने बेटे की बेवा बनाकर। इसके पीछे उनका अपना मकसद मख्फी है। फूफो सा लोग उससे खार खाती हैं, अनाथ पाले बैठी हैं, इसमें उनके अपने खदशात पनाह हैं। मासा इस बात को यकीनी बनाने के लिए तो फुप्पो सा लोग उनकी कोशिश को नाकाम करने के लिए उसे मशके सितम बनाए हुए हैं, जो यहाँ शायद समझ तो सबकी आ रही है, लेकिन बोलना कोई नहीं चाहता। आखिर तक उसके तासुब से भारी लहजे में तलखियों की बारीक किरचियां शामिल हुई थी। दीजान ने भीगी निगाहों से हक के लिए बेखौफ खड़ी अपनी पोती को देखा, जो कम अज कम उनके बच्चों पर नहीं गई थी। रिश्तों की चाशनी जब ताकत, इक्तदार, बर्तरी की हवस जैसी तेज ईंधन में जलने लगे ना बच्चे, फिर सब जहर हो जाता है। इस सब में मेरी कितनी गलती है ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हाँ, गलत तो मैं हूँ। मैंने बच्चियों की तरबियत तो खूब की, लेकिन उसमें सख्ती और सरजनिश शामिल नहीं थी। शायद उसी का नतीजा है ये। उनके थके थके पुरमिलाल लहजे को नाकाबिले तिलाफी ज़िया के बोझ ने बोझलो भारी कर दिया था। दहलीज पर खड़ा बारान वैसे ही उल्टे कदमों लौट गया था।